तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सिलिंड्रिकल जो प्रोजेक्शंस हैं, बेलनाकार प्रक्षेप, उनकी सामान्य चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा की थी। फिर हमने केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप या नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप की रचना विधि, पहचान और गुणधर्म और उपयोग संबंधी चर्चा की। उसके बाद हमने समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को समझा, फिर समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप को समझा, और अब हम मर्केटर प्रक्षेप की रचना, उसकी पहचान से जुड़े बिंदु, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो मर्केटर प्रक्षेप है ये 1559 में ये प्रक्षेप मर्केटर महोदय के द्वारा दिया गया था, और ये प्रक्षेप बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, क्योंकि ये जो गिराडस मर्केटर ने ये प्रक्षेप दिया था 1959 में, उसके बाद से नौसंचालन जो है वो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक यथाकृतिक प्रक्षेप होने के साथ साथ एक सदिश प्रक्षेप भी है, सही दिशा का बोध कराने वाला प्रक्षेप भी है। ठीक है, तो ये जो डच मानचित्रकार हैं गेरार्डस मर्केटर, ठीक है, इनका ये जो प्रक्षेप है ये मानचित्र कला में एक बहुत बड़े योगदान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यथाकृतिक होने का मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि मर्केटर प्रक्षेपों के अंदर भूमध्य रेखा, जो अब तक हमने देखे सारे प्रक्षेप, उनमें वास्तविक लंबाई की दिखाई जाती है। इवन मर्केटर में भी भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है और भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई की दिखाई जाती है, और बाकी सारे जो अक्षांश हैं वो भी इस भूमध्य रेखा के बराबर ही दिखाए जाते हैं। हालांकि जो ध्रुव है उसको हम मर्केटर पर नहीं दिखा सकते, हम उसको मर्केटर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जितने भी अक्षांश हम दर्शाते हैं वो सारे अक्षांश भी भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर ही बनाए जाते हैं। और वास्तव में यदि आप ग्लोब पे देखो तो भूमध्य रेखा का अक्षांश सबसे बड़ा होता है और बाकी अक्षांश भूमध्य रेखा से छोटे होते हैं, और अक्षांशों की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लगातार कम होती जाती है, और ध्रुव पर वो एक बिंदु सदृश है। ठीक है, और चूंकि इस प्रक्षेप में सारे के सारे अक्षांश भूमध्य रेखा के बराबर ही दिखाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांशों के ऊपर मापनी जो है, भूमध्य रेखा के अलावा जो अक्षांश है उनके ऊपर मापनी अशुद्ध पाई जाती है। ये अक्षांश अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाए जाते हैं, और ये अशुद्धता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ती जाती है ना, अर्थात लगातार अक्षांश अपने वास्तविक आकार से ज्यादा बड़े दिखाए जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि मर्केटर यथाकृतिक प्रक्षेप है, तो ये आवश्यक है कि जिस मात्रा में अक्षांशों पर अशुद्धि हमें देखने को मिल रही है, उसी अनुपात में और उसी दिशा में, अर्थात अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से यदि बड़े हो रहे हैं तो देशांतर भी उसी अनुपात में अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े दिखाए जाने चाहिए, तभी यथाकृतिक जो गुण है वो बना रह सकता है। और इस गुण को बनाए रखने के लिए ही मर्केटर महोदय ने क्या किया था, एक टेबल दी थी। ठीक है, और उसमें कुछ निश्चित स्थिरांक दिए थे, ठीक है, जो हमें हमारे अक्षांशों के बीच में अंतराल सुनिश्चित करने में काम आते हैं। ठीक है, अर्थात कौन सा अक्षांश भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर खींचा जाएगा और वो अपने अपने निकटवर्ती अक्षांश से कितना दूर होगा, ये उस टेबल के स्थिरांकों के द्वारा निर्धारित होता है। और वो स्थिरांक ऐसे चुने गए थे कि मर्केटर में समाकृतिक का गुण जो है वो बना रहे। ठीक है, और मर्केटर प्रक्षेप जो है, क्योंकि ये सदिश प्रक्षेप हैं, इसलिए नौ संचालन चार्टों की रचना इनके ऊपर की जाती है, और सामान्य जो विश्व के मानचित्र होते हैं, है ना, उनको भी संसार के जो वॉल मैप्स होते हैं ना, जो दीवारी मानचित्र,
उनमें इसका प्रयोग बहुत होता है। ठीक है। और मर्केटर प्रक्षेप की एक खास बात और है कि आपने देखा होगा कि जब आप कभी राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो 20वीं शताब्दी के शुरू में जो जितनी भी जो भू राजनीति की संकल्पनाएं आई थी, जिसमें हम ये जानते हैं कि मकिंडर, हाउसहॉफर, ठीक है, ये जो विद्वान हैं, इन्होंने अपनी बात को प्रबलता से रखने के लिए मर्केटर प्रक्षेप पर ही संसार के मानचित्र को दर्शाया था, ताकि धुरी प्रदेश और हृदय स्थल का जो क्षेत्र है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सके। ठीक है। तो अब इस भूमिका के साथ अब हम देखो इसको समझते हैं कि इसकी रचना कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण को लेकर चलते हैं कि 1:30 करोड़ की हमें एक निरूपक भिन्न दी हुई है, अर्थात एक मापनी दी हुई है ना। और चूंकि हम सेंटीमीटर में आंकड़ों को ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ ये मानेंगे कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो हमारे धरातल की 30 करोड़ सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाती है। ठीक है ना। इस मापनी पर जब हम बेलनाकार प्रक्षेप बनाएंगे, ठीक है, तो हमें एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो है अंतराल, है ना। तो अंतराल यहाँ पर 20 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसा कि हम सारे प्रक्षेपों में करते आए हैं, यहाँ पर भी हम सबसे पहले आर का परिकलन करेंगे, अर्थात लघुकृत जो पृथ्वी का गोला है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। हालांकि हमें यहाँ पर उस लघुकृत पृथ्वी या आभासी पृथ्वी बनाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमें भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है और भूमध्य रेखा की लंबाई पृथ्वी की परिधि के बराबर होती है और परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो हमें आर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या निकालने के लिए पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या, और वो होती है 63.5 करोड़ सेंटीमीटर, उसमें हम निरूपक भिन्न के हर जो कि 30 करोड़ है उसका भाग देंगे, तो हमारी आर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी और वो है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए हम इस आर की जो मूल्य है इसका इस्तेमाल करके 2πr अर्थात भूमध्य रेखा की लंबाई की गणना कर लेंगे और वो है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये गणना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक 13.2 सेंटीमीटर की रेखा, क्षैतिज रेखा, सरल रेखा बनाकर छोड़ देंगे ए बी। ठीक है। ये बना दी हमने, अर्थात अब तक हमने प्रक्षेप पर केवल इतना सा काम किया है कि हमने भूमध्य रेखा यहाँ बना दी है 13.2 सेंटीमीटर की, और इस रेखा के दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंब डाल दिए। ठीक है। तो ये जो है लंब, आप जैसा कि जानते हो, है ना, ए किनारे पर जो लंब है ये मेरा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दर्शाता है, और दूसरे छोर पर जो मैंने लंब डाला है ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। अर्थात इस पूरी की पूरी भूमध्य रेखा पर कुल कोणीय दूरी जो हम दर्शाते हैं वो 360 डिग्री है। और आप जानते हो कि भूमध्य रेखा जो है वो वास्तव में पृथ्वी की परिधि है, और पृथ्वी की जो परिधि है उसके ऊपर हम 360 जो कोणीय दूरी लेकर और प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर 360 देशांतर दर्शाते भी हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं इस बात को। अब हमें क्या करना है, देखो जो हम अब तक के सारे प्रक्षेपों में करते आए हैं, हमें इस भूमध्य रेखा पर, ठीक है, वो बिंदु चाहिए जिन पर हम ये देशांतर खींचे, और ये देशांतर जो है, ठीक है, यदि बिंदु मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब का देशांतर बनाया है, हमें उन बिंदुओं पर इन 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है, को आधार बनाकर समानांतर रेखाएं खींचनी है। ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा पर लंबवत होंगी, तो मेरे सारे देशांतर तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मुझे ये बिंदु निकालने के लिए ये दूरियां चाहिए। मेरा अंतराल है 20 डिग्री का,
कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो कुल मेरा जो कोणीय विस्तार है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, उसमें जब मैं 20-20 डिग्री के अंतराल पे निशान लगाऊंगा, 20-20 डिग्री के अंतराल पे देशांतर बनाने के लिए, ठीक है, तो मेरी जो भूमध्य रेखा है ये कुल 18 भागों में बंट जाएगी, ठीक है ना। और 18 भागों में क्यों बटेगी? क्योंकि मैं क्या करूंगा, जो भूमध्य रेखा की लंबाई है 2πr, उसको गुणा करूंगा किससे? 20/360, है ना। और 20 का जब मैं 360 में भाग दूंगा तो वो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा में मैं 18 का भाग दूंगा तब मुझे ये दूरी प्राप्त होगी। तो देखिए इस तरह से मैं ये दूरी परिकलित करूंगा, 2πr गुणा अंतराल दैट इज 20/360, ठीक है। तो जब मैं इसको हल करूंगा ना, जैसे ये 0 से 0 गया, ये 2 से मैं इसको 36 को काटता हूँ तो 18 बार जाएगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा की लंबाई जो है ना, ये बटा 18, अर्थात इसके 18 बराबर टुकड़े होने हैं। और वो एक टुकड़ा 0.73 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 0.73 सेंटीमीटर। अब ये दूरी मैं प्रकार में भर लूंगा और मैं क्या करूंगा, 0.73 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला पॉइंट लूंगा, 20 डिग्री का अंतराल है, ये वाला 180 डिग्री पश्चिम को बताता है, तो ये 160 डिग्री पश्चिम का मेरा देशांतर तैयार हो जाएगा। फिर मैं इतनी दूरी प्रकार में भर के फिर अगला बिंदु लूंगा, फिर मैं समानांतर रेखा खींच दूंगा लंबी। अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये समानांतर रेखा कितनी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि अभी बाकी अक्षांश तो हमने बनाए ही नहीं है, हमने खाली भूमध्य रेखा बनाई है ना। तो फिर ये 140 डिग्री पश्चिम का देशांतर बनेगा। ऐसे करते करते जब मैं बीच में आ जाऊंगा तो ये ग्रीनविच रेखा बनेगी, और फिर इससे आगे बढ़ूंगा तो मैं 20 डिग्री पूरब, 40 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पूरब, ऐसे करते 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 160 डिग्री पूरब का देशांतर बना दूंगा। 180 डिग्री पूरब का देशांतर हमने पहले ही बना रखा है। इसका मतलब मेरे देशांतरों की रचना अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मुझे केवल अक्षांश ही ड्रॉ करने हैं बस, ठीक है। अब देखिए अक्षांश ड्रॉ करने के लिए, है ना, मर्केटर महोदय ने एक विशेष टेबल दी थी, ठीक है। अब उस टेबल का कैसे यूज करना है हम वो देखेंगे। और ये विशेष टेबल में प्रत्येक अक्षांश के लिए, है ना, निश्चित स्थिरांक लिए गए थे। और वो जो स्थिरांक लिए गए थे ना, वो इस तरह से लिए गए थे कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो उसी अनुपात में अधिवर्धित हो जाए जिस अनुपात में अक्षांश वृत्तों के ऊपर मापनी में अशुद्धि आती है, ताकि ताकि समाकृतिक का गुण इसमें आ सके, ठीक है ना। और जब हम दो अक्षांशों के बीच का अंतराल निकालते हैं तो बेसिकली जब हम दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होगी जब हम ये परिकलित करते हैं, तो बेसिकली हम देशांतरों की लंबाई सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वही मिलकर तो देशांतर की लंबाई बनती है ना। जैसे जैसे ये 0 डिग्री है मेरा, है ना, भूमध्य रेखा, और मुझे पहला जो अक्षांश बनाना है, ठीक है, उत्तर में और दक्षिण में, वो बनाना है 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण का, ठीक है, क्योंकि अंतराल 20 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल के अंदर 20 डिग्री पे जाऊंगा। 20 डिग्री पे मैंने देखा कि जो स्थिरांक है वो तो है 0.356, और मैं इसको r से गुणा करूंगा। r मैंने पहले ही परिकलित कर रखा है, वो मेरा 2.1 है। तो देखो 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, ध्यान रखना समस्त दूरियां भूमध्य रेखा से है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए स्थिरांक गुणा r, और ये निकल के आया 0.75 सेंटीमीटर। मैं प्रकार में ये दूरी भरूंगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे गौर करिएगा आप, कि आपने ये जो पॉइंट लगाए थे, ये वाले, ये लगाए थे 0.73 सेंटीमीटर, ये देखिए 0.73 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने ये जो पहला पॉइंट लगा रहे हो ये 0.75 का, कितना? 0.75 का। मतलब थोड़ा सा आपने
इस भाग में देशांतर को हल्का सा बड़ा किया। क्यों? क्योंकि इस भाग में अक्षांश भी थोड़ा ही अधिवर्धित करके दिखाया हुआ है। ठीक है ना? अब आपको जब 40 डिग्री दिखाना है, 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण, ये देखो ये 40 डिग्री दक्षिण, ये दिखाना है, तो फिर दूरी कितनी लें, है ना? तो देखिए 40 डिग्री पे जाइए, ये रहा स्थिरांक कितना है 0.763, उसको r से गुणा किए, चलो 0.763 गुणा r, और ये निकल के आया 1.6। अब यहाँ एक बात गौर करने की, देखो यदि मैं इसको 2 से गुणा करता तो वो 1.5 आता ना, लेकिन यहाँ 1.6 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं ना, अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं, और यथाकृतिक का गुण बनाए रखने के लिए हमें देशांतरों को भी उसी अनुपात में बढ़ाकर दिखाना होगा, इसलिए ये दूरियां बढ़ेंगी, है ना? तो मैं प्रकार का बिंदु यहाँ रखूंगा, 1.6 सेंटीमीटर की दूरी लूंगा प्रकार में। ध्यान रखना हमेशा भूमध्य रेखा से लगाना है चाप, है ना? 1.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के, और मैं क्या करूंगा, एक चाप ऊपर काट दूंगा, ये एच पे कटेगा, एक चाप नीचे काट दूंगा, ये के पे कटेगा। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं पर मैं भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश बना दूंगा, 40 डिग्री उत्तर का और 40 डिग्री दक्षिण का। 60 डिग्री दिखाने के लिए मैंने गया 60 डिग्री पे, स्थिरांक हो गया 1.317, इसको r से गुणा किया 2.1 से, तो ये निकल के आया 2.76। ठीक है, अब यदि मैं इसको गुणा करूं 3 से, है ना, 0.75 को, तो वो तो 2.25 ही आता है ना? लेकिन ये कितना है 2.76। क्यों? क्योंकि हमें ध्रुवों की तरफ जो है वो देशांतरों को ज्यादा लंबा करके दिखाना है। ठीक है, मैंने यहाँ प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा ए पर, 2.76 दूरी प्रकार में भरी हुई है ना? मैंने एक पॉइंट ऊपर लगाया आई पर, एक पॉइंट नीचे लगाया एल पर, और इन दोनों बिंदुओं पर भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश खींचती है। ऊपर बना 60 डिग्री उत्तर का अक्षांश और नीचे बना 60 डिग्री दक्षिण का अक्षांश। अब आपको पता लग रहा है ना कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं, अक्षांशों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, 80 डिग्री के लिए आप 80 डिग्री पे गए, स्थिरांक 2.436, उसको r से गुणा किया, 2.436 को r से गुणा किया, ये आया 5.1। ये दूरी प्रकार में भरी, प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पर रखा और दोनों तरफ एक एक चाप काट दिया। ठीक है, सी पर भी और डी पर भी, और इन बिंदुओं पर क्या किया, भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश बना दिए। ठीक है, ये 80 डिग्री नॉर्थ और ये 80 डिग्री साउथ। ठीक है, और इससे बाहर जो देशांतर रेखाएं बनी हुई थी उनको मिटा दिया, प्रक्षेप तैयार, है ना? आपका प्रक्षेप जो है वो तैयार। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितनी तेजी से अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि हो रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक उसी अनुपात में देशांतरों की लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, और यही कारण है कि इस प्रक्षेप में यथाकृतिक प्रक्षेप का गुण है। पहचान, अब देखो पहचान के जो बिंदु है, कुछ बिंदु कॉमन होंगे, कुछ बिंदु इसमें थोड़े विशिष्ट होंगे, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अक्षांश वृत्त सरल है, बिल्कुल सरल है, परस्पर बराबर लंबाई के हैं, बिल्कुल बराबर लंबाई के हैं, समानांतर है, बिल्कुल समानांतर, और ये गुण समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों में मिलता है, तो कोई नई बात नहीं है। देशांतर रेखाएं भी सरल है, परस्पर बराबर है और समानांतर होती हैं, बिल्कुल, ये गुण भी समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों में मिलता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये गुण भी समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों में मिलता है, इसलिए ये भी कोई नई चीज नहीं है। चौथा बिंदु, देशांतर रेखाएं समान दूरी के अंतर पर बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। हमने 0.73 की दूरी प्रकार में भर के और बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर देशांतर रेखाएं बनाई हैं, परंतु अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरंतर बढ़ती है। ठीक है ना? तो ये केंद्रक प्रक्षेप में भी हमें देखने को मिला था,
ये इसमें भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो हम बाद में करेंगे गाल का त्रिविम प्रक्षेप, उसमें भी हमें ये गुण देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरियां बढ़ने का अनुपात है ना, वो तीनों प्रक्षेपों में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है। गुणधर्म पहला देखो, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी शुद्ध लंबाई की है। अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापनी बढ़ी हुई, बिल्कुल, है ना। ठीक है। और क्योंकि वे प्रक्षेप से में भूमध्य रेखा के समान लंबाई की दिखाई जाती है, ये बात सही है। और ये बात हमने जो 3 प्रक्षेप अब तक किए हैं उनके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है। मतलब ये गुण इन चारों में एक जैसा है, जो हमने 3 कर लिए वो और एक ये। ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, है ना। हाँ, 2 नंबर का बिंदु जो है ये नया है। अब देखो, जिस अनुपात में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर को अक्षांश वृत्तों के सहारे पूर्व पश्चिम दिशा में मापने में वृद्धि होती है, ठीक उसी अनुपात में ध्रुवों की ओर को देशांतर रेखाओं के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में मापनी बढ़ती है। अर्थात जितना अधिवर्धन अक्षांशों का होता है, उसी अनुपात में, उतना ही अनुपात में अधिवर्धन देशांतर रेखाओं के सहारे भी देखने को मिलता है। और यही कारण है इस गुण के फलस्वरूप प्रक्षेप में समस्त बिंदुओं पर जहां अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रत्येक दिशा में मापनी एक समान, प्रत्येक दिशा में। ठीक है। क्योंकि त्रुटियां जो है वो समान अनुपात में और एक ही दिशा में। और यही कारण है कि प्रक्षेप, मर्केटर का प्रक्षेप यथाकृतिक है ना। मतलब इसमें मर्केटर के प्रक्षेप में ये तो हमें पता है कि ये ग्रीनलैंड अपने आकार से 9-10 गुना बड़ा दिखाई देता है, आकार में त्रुटि है। ठीक है। लेकिन ग्रीनलैंड दिखता वैसा ही है जैसा ये वास्तव में, जैसी उसकी शेप है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के आकार में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि इसके उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा निकलती है, मतलब ये भूमध्य रेखा के समीप के क्षेत्रों का है, इसलिए इसमें आकार में इतनी वृद्धि नहीं होती। हाँ, ध्रुवों के समीप जो क्षेत्र हैं वो अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, आकार बड़े दिखाई देते हैं, आकृतियां शुद्ध बनी रहती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मर्केटर का विशिष्ट चरित्र है। ठीक है। देखो, चूंकि प्रक्षेप में अक्षांश पर तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, बिल्कुल काटती हैं। अतः यदि आप मर्केटर चार्ट पे कोई सरल रेखा खींचते हो, है ना, तो समस्त अक्षांश वृत्तों को एक नियत कोण पर काटती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः मर्केटर चार्ट पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा समस्त अक्षांश वृत्तों को एक नियत कोण पे काटती है। और मैं दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, जैसे आपने ये एक सीधी रेखा काट दी। ठीक है। तो ये सीधी रेखा क्या करेगी, देशांतरों के साथ भी जो कोण बनाएगी वो भी नियत होगा, है ना। और अक्षांशों के साथ जो कोण बनाएगी वो भी नियत होगा। ठीक है। यही कारण है, यही वो गुण है जिसके कारण मर्केटर एक सही दिशा वाला प्रक्षेप भी है। और यही कारण है कि मर्केटर का नौ संचालन में उपयोग है। ठीक है। मरीडियंस के सहारे देखो, इंटरसेक्ट्स ऑल मेरिडियंस एट द सेम एंगल, सारे के सारे देशांतरों को भी ये समान कोण पर काटती है। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं इसी पहचान, इसी गुण में आगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नियत कोण वाली बात समझ में आ गई। अब देखो, इसी प्रकार किसी सरल रेखा का देशांतर रेखाओं के साथ बनने वाला कोण भी नियत रहता है ना, जो मैंने अभी दिखाया आपको। अक्षांश के साथ भी जो कोण बनता है वो भी नियत, और देशांतरों के साथ जो कोण बनते हैं वो भी नियत। समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों में ये गुण नहीं पाया जाता। ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो हम खींचते हैं, कोई भी सरल रेखा,
कोई भी सरल रेखा मर्केटर पे खींचते हो जो दो स्थानों को मिलाती है ना। जैसे देखो एक ये रही, है ना, एक ये रही, ठीक है, एक ये रही, कोई भी रेखा, सरल रेखा, सीधी रेखा खींचते हो, ठीक है, हम इसको कहते हैं एक दिश नौपथ। क्या कहते हैं? एक दिश नौपथ। इंग्लिश में इसको कहते हैं रंब लाइन और लॉक्सोड्रॉम। कई बार यही शब्द हिंदी में भी लिखे हुए मिल जाते हैं, है ना। तो एक दिश नौपथ बोल दीजिए, चाहे रंब लाइन बोल दीजिए, चाहे लॉक्सोड्रॉम बोल दीजिए, बात एक ही, ठीक है ना। अब चूंकि मर्केटर प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की दिशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण होती है, अतः इन्हें काटने वाली प्रत्येक सरल रेखा या एक दिश नौपथ एक नियत दिक्मान वाली रेखा होती है। बिल्कुल, ये बात हम ऊपर कर ही चुके हैं, कांस्टेंट एंगल वाली होती है ना, एकदम सही बात है, ठीक है ना। अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर रेखाओं तथा अक्षांश वृत्तों की आकृति बहुत कुछ मर्केटर की तरह दिखाई देती है, होती है, परंतु उनमें शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने का यह गुण नहीं पाया जाता, और इसी गुण के कारण ये नौ संचालन में बहुत उपयोगी प्रक्षेप, ठीक है। तो ये तीसरा बिंदु जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा बिंदु देखिए, ये एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, बिल्कुल सही बात है, शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है, ये भी सही बात है, परंतु देखो जब अक्षांश भी बढ़ रहे हैं, देशांतर भी अपने आकारों से बढ़ रहे हैं, तो भैया क्षेत्रफल की शुद्धता तो नहीं मिलेगी आप यदि भूमध्य रेखा से दूर जाओगे, है ना। तो इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हो जाती है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल से लगभग 1/10 भाग है वास्तव में। ग्लोब पर देखोगे ना, ग्लोब पर देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ग्रीनलैंड जो है वो बहुत छोटा है दक्षिण अमेरिका से, परंतु यदि आप इस प्रक्षेप पर देखते हो, यहां देखो ये ग्रीनलैंड है ना, और ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो जब आप इसको प्रक्षेप पर देखते हो तो दक्षिण अमेरिका की तुलना में ग्रीनलैंड का आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में तो ये 1/10 भाग ही है केवल, बहुत छोटा है ना। लेकिन ये प्रक्षेप में इवन दक्षिण अमेरिका से भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और जो अंतिम गुणधर्म का बिंदु है वो ये है कि इस प्रक्षेप में हम ध्रुव प्रदर्शित नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते, वो समझने की जरूरत है। ये देखिए, क्योंकि मर्केटर महोदय ने क्या किया, जो हम भूमध्य रेखा से दूरी निकालते हैं अक्षांशों की रचना के लिए, ठीक है, वो दूरी के लिए टेबल दी, और 90 डिग्री के लिए उन्होंने दूरी दी अनंत, है ना। अनंत का मतलब कि हम इसके ऊपर भूमध्य रेखा से अनंत दूरी लेकर ध्रुव बना सकते हैं, अनंत दूरी लेकर ध्रुव बना सकते हैं। इसका मतलब वास्तव में हम प्रक्षेप पे ध्रुव का प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उपयोग देखिए, देखिए जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उन बिंदुओं से होकर जाने वाली वृहत वृत्त के सहारे मापकर ज्ञात किया जाता है ना। क्योंकि ग्लोब तो वक्राकार होता है, तो निश्चित रूप से ग्रेट सर्कल ही बनेगा ना ग्लोब के ऊपर। तो अरे भाई, मानचित्र जो हम बनाते हैं वो तो समतल पटल पे बनाते हैं, है ना, प्रक्षेप बनाकर जब हम मानचित्र बनाते हैं, लेकिन ग्लोब तो गोलाकार है ना, वो तो गोलीय आकृति है, तो उसकी सतह तो वक्राकार होगी, है ना। तो दूरियां निकालने के लिए वृहत वृत्त जो है उन्हीं उन्हीं के सहारे माप कर निकाली जा सकती है। अब मर्केटर प्रक्षेप पर वृहत वृत्तों की आकृति वक्राकार होगी, बिल्कुल होगी, है ना। और ये वक्र उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर झुके होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एक सरल रेखा है जिसको बोलते हैं रंब लाइन या एक दिश नौपथ। अब इसके ऊपर यदि आप वृहत वृत्त बनाते हो, देखो ये बना हुआ है ना, ये देखो बना हुआ, तो यदि आप उत्तरी गोलार्ध में बनाओगे तब तो इसको उत्तर की ओर बनाओगे, और यदि आप दक्षिण गोलार्ध में किसी सरल रेखा पर वृहत वृत्त बनाओगे तो वो दक्षिण की ओर बनाओगे, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों से होकर निकलती है भूमध्य रेखा को काटते हुए, तो ज्यादातर भाग क्योंकि उत्तर में है इसलिए वृहत वृत्त का झुकाव उत्तर में रखा है। यदि ज्यादा झुकाव
भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता तो इसको दक्षिण में बनाते। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अतः स्पष्ट है कि प्रक्षेप पर अंकित यदि कोई वृहत वृत्त किसी देशांतर रेखा अथवा भूमध्य रेखा का भाग नहीं है, क्योंकि देखो देशांतर रेखा का भाग है, ठीक है, तो उसके सहारे नौ संचालन किया जा सकता है। और यदि वो भूमध्य रेखा, यदि हमारी जो सीधी रेखा है, जो हमारी एक दिश नौपथ है, यदि वो देशांतर के बिल्कुल साथ साथ चलती है, ठीक है, तो हमें और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर ही बनी हुई है तो भी हमें और एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वास्तव में तो ये अक्षांशों को और देशांतरों को काटते हुए निकलती है ज्यादातर, है ना, जब हम किन्हीं दो स्थानों को हमें यात्रा करनी होती है। ठीक है, तो ऐसा देखो, अब मैं बताता हूँ। अतः स्पष्ट है कि प्रक्षेप पर अंकित यदि कोई वृहत वृत्त किसी देशांतर रेखा अथवा भूमध्य रेखा का भाग नहीं है तो उसके सहारे नौ संचालन करने के लिए किसी नाविक को प्रतिक्षण अपने पोत की दिशा में परिवर्तन करना होगा। और ये बहुत कठिन काम है ना, क्योंकि यदि आप इस लाइन के सहारे नाव चलाओगे, है ना, तो भैया आपको तो कंटिन्यूअस आपको अपने कंपास को सेट करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वृहत वृत्त है ना, हम क्या करते हैं, इनको कोड्स में बांटते हैं। कोड्स को कहते हैं जीवा। अच्छा, कोड्स की संख्या निश्चित नहीं होती है, आप 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 7 बना सकते हो, है ना, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए मर्केटर प्रक्षेप में अंकित किसी वृहत वृत्त की आवश्यक संख्या में जीवाएं खींच दी जाती है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे जैसे आपको ये कैपटाउन से मेलबोर्न जाना है, तो ये आपका जो वृहत वृत्त है ना, आपने क्या किया, उस पर जीवाएं खींच दी। एक सीपी, फिर PQ 2, फिर PR 3 और RM 4, ये जीवाएं खींचती। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको पोर्टलैंड से कायरो जाना है ना, तो ये आपका ग्रेट सर्किल है। आपने क्या किया, इस पे जीवाएं खींचते हैं। ये एक जीवा, ये दो जीवा, ये तीन जीवा, ये चार जीवा, 5 भी खींच सकते थे, 7 भी खींच सकते थे, कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब देखो, यहाँ से पोर्टलैंड से जब आप चलना शुरू करोगे तो आप अपने कंपास को सेट कर लोगे इस पॉइंट के लिए। तो एक बार कंपास सेट करना पड़ा, अब आप यहाँ पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, कंपास को सेट करोगे यहाँ आकर इस पॉइंट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ तक पहुंच गए। अब आप कंपास को 2 नंबर पॉइंट पे पहुंच गए ना, अब आप कंपास को सेट करोगे 3 नंबर पॉइंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पहुंच गए, और फिर कंपास को सेट करोगे 4 नंबर पॉइंट के लिए, जो आपका डेस्टिनेशन है। क्लियर? तो आपको अपने कंपास को 4 बार ही सेट करना पड़ा ना। यदि आप मान लीजिए 7 जीवाएं खींचते तो 7 बार सेट करना पड़ता। तो कम से कम आप उस समस्या से तो बाहर आ गए ना, कि आपको लगातार कंपास सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अतः कठिनाई को दूर करने के लिए मर्केटर प्रक्षेप में अंकित किसी वृहत वृत्त की आवश्यक संख्या में जीवाएं खींच ली जाती है। सरल रेखाओं के रूप में होने के कारण मर्केटर प्रक्षेप पर वृहत वृत्त की प्रत्येक जीवा एक नियत दिक्मान वाली होती है, और हमें एक जीवा पर एक बार के लिए कंपास सेट करना पड़ता है, बस। ठीक है, तो हम आराम से उसके सहारे यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मर्केटर प्रक्षेप हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अब जो हमारा अगला प्रक्षेप होगा वो गाल का त्रिविम प्रक्षेप होगा।